आप देख रहे हैं पेंगोंग का पराक्रम पथ। दरअसल गलवान के बाद दूसरी शिकस्त से बौखलाई चीन ने भारत को धमकी दी है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को युद्ध की धमकी दी है। और ये पेंगोंग में चीन की घुसपैठ की कोशिश पर आप जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इस वक्त देख रहे हैं। रस्सी और चढ़ाई के औजारों के साथ आई थी चीन की सेना। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और युद्ध की धमकी दे रहा है चीन। ये सरकारी अखबार के जरिए ये कहा जा रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि दरअसल भारत ने एलएसी को क्रॉस करने की कोशिश की है और ये भी धमकी दी जा रही है कि युद्ध होगा अगर 1962 की स्थिति को याद कर ले एक बार से भारत। और भारत के मुकाबले चीन कहीं ज्यादा ताकतवर है और पेंगोंग में हमने देखा किस तरह से दक्षिणी तट से उसने घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सैनिकों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। युद्ध हुआ तो भारत का 1962 से भी बुरा हाल होगा, ये ग्लोबल टाइम्स में ये कहा जा रहा है। और भारत मुकाबला चाहता है लेकिन चीन ज्यादा ताकतवर है। तो आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से धमकी दी जा रही है चीन की ओर से। पहले तो घुसपैठ की कोशिश की जाती है, जो पेंगोंग सो का दक्षिणी तट है वहां पर कब्जा जमाने की कोशिश करती है चीनी सेना, और अब उल्टा भारत को ही धमकी दी जा रही है। लेकिन जो भारतीय सैनिक थे वो पूरी तरह से मुस्तैद थे। ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिली थी कि मूवमेंट होने वाली है चीनी सेना की ओर से, और रस्सियों के साथ औजारों के साथ जो चीनी सेना है वो दक्षिणी तट पर कब्जा जमाने के लिए पहुंच रही थी। ये 29 अगस्त को क्या क्या हुआ था, ये जो सारे डिटेल्स हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से 500 सैनिकों की ये मूवमेंट हुई थी। और इस वक्त आपको बता दें हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर जनरल AK सिवाच इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आप देख रहे हैं अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजनयिक, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हमारे सहयोगी कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ हैं। तो ये जो चीन की साजिश रही, पहले हमने गलवान पार्ट 1 देखा, खूनी झड़प हुई थी 15 जून को, और अब ये चीन की अतिक्रमण की साजिश का खुलासा हुआ है पेंगोंग में। ये चीन के खिलाफ पराक्रम पर सबसे बड़ी खबर, थाकुंग में चीन के 500 सैनिक जमा हुए थे और ये दक्षिणी तट पर कब्जा जमाने की कोशिश चीन की ओर से। चीन के सैनिक रस्सी और चढ़ाई के औजारों के साथ आए थे, तो तैयारी पूरी थी। पेंगोंग में मुस्तैद भारतीय सैनिकों ने चीन को रोक दिया, पीछे धकेल दिया गया उन्हें। बिना गोलाबारी के भारतीय सेना ने चीन को पीछे धकेला। भारतीय सेना पेंगोंग में चीन के मुकाबले अब काफी मजबूत स्थिति में है। हालांकि चीन के सरकारी अखबार ने भारत से युद्ध की धमकी दी है, तो चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हालांकि आप देख रहे हैं किस तरह से सैन्य स्तर पर ये लगातार, डिप्लोमेटिक स्तर पर ये सारी बातचीत का दौर लगातार हमने देखा है। कोर कमांडर स्तर की बातचीत कई बार हुई भारत और चीन के बीच, और जिसमें ये समझौता हुआ था कि अब जो हैं चीनी सैनिक वहां से पीछे हटेंगे। लेकिन पेंगोंग सो में ये जो फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका है, यहाँ पर लगातार चीनी सैनिक डटे हुए हैं, पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। हमारे एक और सहयोगी सिद्धांत सिब्बल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सिद्धांत सिब्बल, ये क्या हुआ था 29 अगस्त को, अभी तक क्या डिटेल्स मिली हैं? 500 सैनिक आए थे पूरी तैयारी के साथ, रस्सियों के साथ, औजारों के साथ। क्या क्या डिटेल्स 29 अगस्त को क्या क्या हुआ, क्या तैयारी थी चीनी सेना की? जी, मैं आपको ये डिटेल्स दे सकता हूँ कि जो चाइनीज है वो एक हाई एल्टीट्यूड था पैंगोंग लेक का, पर उससे पहले जो हमारा सर्वेलेंस सिस्टम है हमने काफी बीफ अप करा हुआ है। उसकी वजह से हमने उनकी जो कोशिश थी वो नाकामयाब कर दी, और अब हम उस जगह पर हमारी प्रेजेंस है साउथ बैंक पे। नॉर्थ बैंक पे हमें पता है कि फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक जो चाइनीज हैं वो कंसोलिडेट कर रहे हैं अपनी पोजीशन। भारत ने बहुत बार कहा है कि डिसएंगेजमेंट के तहत उनको उस जगह को छोड़ देना चाहिए, पर चाइनीज वहां पे डटे हुए और वो चाहते थे कि वो और एरिया को ऑक्यूपाई कर सकें। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत भारत के लिए और भारत की आर्मी के लिए, क्योंकि भारत की आर्मी रेडी थी कि कहीं ना कहीं अगर कुछ शरारत करने की कोशिश करता है चीन तो उनको एक तरफ से एक सरप्राइज मिले। और जो हमारे सोर्सेज हैं वो हमें ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि उनकी ये इसको रिपीट नहीं करेंगे, वो फिर से ऑक्यूपाई करने की कोशिश नहीं करेंगे, वो और लोकेशंस को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हाई अलर्टनेस है LAC पे ही नहीं, पूरे सेक्टर पे, ईस्टर्न सेक्टर की बात कर ले, वेस्टर्न सेक्टर की बात कर ले या मिडिल सेक्टर की बात कर ले। जी कृष्ण मोहन मिश्रा, ये इरादा था क्या चीन का? पहले उत्तरी तट पर तो 3000 बताए जाते हैं चीनी सैनिक पहले से ही कब्जा जमाए हुए हैं, डेरा जमाए हुए हैं, और अब दक्षिणी छोर से भी ये घुसपैठ की कोशिश,
और पूरी तैयारी के साथ। मीमांसा, पेंगोंग लेक का जो दक्षिणी किनारा है वो हमेशा से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा है। 1962 में भी चीन के जो सबसे बड़े हमले लद्दाख में आए थे वो यहीं से आए थे। ये एक बहुत ही आम रास्ता है चीन की तरफ से अगर कोई बड़ा अटैक लॉन्च किया जाए तो, इसलिए क्योंकि ये जगह खुली हुई है। यहाँ बहुत चौड़ी चौड़ी 2-2 किलोमीटर लंबी वैलीज हैं। रास्ते बिल्कुल बढ़िया है जहाँ से टैंकों के दस्ते लाए जा सकते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां लाई जा सकती हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में सैनिक लाए जा सकते हैं। चीन इस इलाके पर कब्जा करना चाहता था, वो इसलिए कि ताकि कल जब बातचीत की टेबल पर दोनों देश आए तो वो फिंगर एरिया अपने पास रखने की शर्त पर यहां से अपने सैनिक पीछे हटा ले चुशूल के इलाके से, क्योंकि चुशूल भारतीय सेना के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चुशूल वैली से आगे रास्ता दमचौक पनल की तरफ जाता है, इंडस वैली जिसे कहते हैं सिंध नदी के साथ साथ, और वो इलाका भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर इस इलाके में चीन आगे बढ़ जाता, इस इलाके में कब्जा कर लेता, वो अच्छी हाइट्स पकड़ लेता, तो उसके बाद फिंगर 4 पर बैठने के लिए जब भी बातचीत की टेबल पर आता तो इस इलाके से पीछे हटने के लिए वो तैयार होता, लेकिन फिंगर एरिया को वो अपने पास रखता। लेकिन भारतीय सैनिक यहाँ पर तैयार थे। ठाकुंग एक ऐसी जगह है जो झील के दक्षिणी किनारे पर बिल्कुल झील के साथ है। वहां पर भारतीय सेना और आईटीबीपी दोनों की तैनाती रहती है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी हाइट है, वहां पर भारतीय सेना की ऑब्जर्वेशन पोस्ट है। उस इलाके से अगर और ज्यादा दक्षिण की तरफ चलना शुरू करें तो अलग अलग रिज लाइनें हैं और उनके आकार के हिसाब से उनके नाम रखे गए, जैसे फ्लैट टॉप, ब्लैक हेलमेट, त्रिशूल और इस किस्म की दूसरी चीजें। इन्हीं सारी रिज लाइन के सहारे सारे वो आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन चूंकि वहां पर भारतीय ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा था, जाहिर है कि उनको लोकल इंटेलिजेंस भी मिला होगा और इसलिए उन्होंने पूरी तैयारियां भांपकर पहले से ही कार्रवाई करते हुए अच्छी हाइट्स पर कब्जा कर लिया। जी बिल्कुल, भारतीय सैनिक जो थे वो पूरी तरह से चौकस थे और उन्हें इस बात का अंदाजा था कि जो चीनी सेना है कोई ना कोई हिमाकत जरूर कर सकती है। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये चुशूल की बात हम बार बार कर रहे हैं, चुशूल पर इतनी नजर क्यों गड़ाए बैठा है जी? देखिए, चुशूल पर नज़र इसलिए बैठा रखा है चीन कि 1962 में भी उसने चुशूल पे नज़र गड़ा के रखा था। पहले मैं बताना चाहता हूँ कि विवाद है कि हिंदुस्तान कहता है कि LAC फिंगर 8 से पास होता है, चीन कहता है फिंगर 2 से पास होता है। तो ये जो सदर्न साइड में, जो दक्षिणी साइड में चीन ने हरकत करने की कोशिश की, उसका मुख्य उद्देश्य बहुत ही भयानक था। और उद्देश्य क्या था? उद्देश्य मैं बताता हूँ। उद्देश्य था कि आप लेक क्रॉस करके ठाकुंग में इलाके में जाके बैठ जाओ और ठाकुंग का जो इलाका है उसमें डोमिनेटिंग हाइट पे बैठ जाओ। देखिए, माउंटेन वॉरफेयर में जो भी देश के जवान जो हाइट पे बैठ जाते हैं तो जो नीचे प्लेन पे होते हैं उनको डिसलॉज करना, उनको अटैक करना बहुत आसान होता है, उनको डोमिनेट करना बहुत आसान होता है। तो एक झटके में 8 फिंगर लेना चाहता था, एक झटके में सदर्न टिप पे पहुंचना चाहता था और सदर्न टिप को डोमिनेट करना चाहता था, एक झटके में वो चुशूल वैली को डोमिनेट करना चाहता था, क्योंकि चुशूल वैली पैंगोंग त्सो के दक्षिणी दिशा में है। तो जब दक्षिणी दिशा में उसको फुटहोल्ड मिल गया तो चुशूल को डोमिनेट करेगा। चुशूल को डोमिनेट करेगा तो चुशूल के बाएं साइड में ले है, आपको ले तक वो पहुंच जाएगा। फिर ले के माध्यम से DSDBO रोड, दोरबुक, श्योक, दौलत बेग ओल्डी रोड के माध्यम से वो पूरा पहुंच जाएगा आपका डेस्पांग प्लेन, और पूरा जो लद्दाख का सेक्टर है वो पूरी तरह से राइट ऑफ कर देगा और वो सियाचिन से लिंकअप कर जाएगा और सियाचिन ग्रैब करके फिर पाकिस्तान को दे देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक मूव था चीन का, जिसको हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन आर्मी ने समझ लिया। बिल्कुल, और इसके पहले ये जो खतरनाक मंसूबे हैं चीन के, लेकिन ये जो विस्तारवादी नीति है, अब इसको कैसे चुनौती दी थी ये भी चीन को याद कर लेना चाहिए आज के दौर में। ये लद्दाख पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे चुनौती दी थी चीन की विस्तारवादी नीति को कि 1 इंच जमीन के साथ हम समझौता नहीं करने वाले हैं, वो उन्हें आज एक बार फिर से याद कर लेना चाहिए। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है, ये युग विकासवाद का है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है
कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई। और मेजर जनरल ए.के. सिवाच जो बात कर रहे थे मेजर जनरल एसपी सिन्हा कि जब हाइट्स पर पहुंचने की आप कोशिश होती है, आप एक डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाते हैं। पेंगोंग में हम कह रहे हैं कि हम चीन के मुकाबले मजबूत स्थिति में हैं। ये आप दर्शकों को कैसे समझाएंगे, हम कैसे मजबूत स्थिति में? देखो मानसा, इसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जो नॉर्थ बैंक है वहां पर तो चीन की स्थिति मजबूत है, क्योंकि वो चीन ने फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 की हाइट्स पकड़ ली है। मगर जो साउथ ऑफ पेंगोंग है, जो दक्षिण में है, उसमें भारत की जो है स्थिति ज्यादा मजबूत है कि जहां पर एक पोस्ट है थाकुंग, उसको हमने ऑक्यूपाई कर रखा है, उससे हम डोमिनेट करते थे। मगर उसके साथ जो 2-3 बड़ी बड़ी हाइट्स हैं जिसका नाम है हेलमेट टॉप, अगर कोई हेलमेट टॉप को अपना लेता है तो वो पूरे पेंगोंग को भी डोमिनेट करेगा और वो चुशूल की जो प्लेन्स को भी डोमिनेट करेगा, जहां पर लड़ाई हो सकती टैंकों की, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को भी, और कम्युनिकेशन सेंटर जो है, जो रोड आ रही है दरबुक से भी, डेमचौक में भी और ले के लिए जा रहा है, उसको भी डोमिनेट करेगा। तो चीन ने क्या मनसा बनाई कि जो ये हेलमेट टॉप है, जो कि ठाकुंग हमारी पोस्ट है, उसको ऑक्यूपाई कर ले तो उसको दक्षिण में भी फायदा हो जाएगा। और मैं इससे सहमत हूं, जब कहीं बातचीत का दौर चलेगा तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक में उसको बहुत फायदा हो, इसलिए उसने ये ट्राई की हेलमेट टॉप को ऑक्यूपाई करने की 400 सैनिक के साथ। मगर मैं ये कहना चाहता हूं मानसा, भारत का सबसे पहला प्रोएक्टिव एक्शन अगर माना जाए इस विवाद के बाद तो ये है। इससे पहले कि चीन कुछ कर सके, भारत की जो है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसके अंदर रिफ्यूजी हैं टिबेटन, जिसको विकास भी बोलते हैं, उसने जाके इसको पहले ही कैप्चर अपना आप ऑक्यूपाई कर लिया। हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप, ये दो हाइट इतनी मजबूत है और इतनी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इसको जो भी पकड़ेगा वो इसके साउथ जो पेंगोंग है उसके ऊपर डोमिनेट करेगा। तो एक बहुत ही अच्छा एक्शन भारत की फौज ने किया, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स विकास ने। हमने अपना जो हेलमेट टॉप है और ब्लैक टॉप है, जो डोमिनेट करता है सदर्न टिप को, उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया। तो मैं यही कहूंगा कि ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और भारत का जो क्विड प्रो को की बात कर रहे थे, जो कह रहे थे कि भारत बिल्कुल मेजर जनरल के सिवा ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच रही है भारतीय सेना की, पहले ही भांप लिया कि चीन कुछ करने वाला है और जब ये मूवमेंट होती है तो पहले ही उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। और जी न्यूज ने सबसे पहले जब ये गलवान में खूनी झड़प हुई थी 15 जून, वो कैसे वो तारीख भुलाई जा सकती है जब चीनी सेना और भारतीय सेना के बीच वो खूनी झड़प हुई थी, हमने अपने 20 सैनिकों को खोया था, वो खबर सबसे पहले हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी पूरी प्रामाणिकता के साथ। और एक बार फिर जब ये चीन की ओर से ये साजिश हुई है और ये 29 अगस्त की रात एक बार फिर से जो खतरनाक मंसूबों के साथ चीनी सेना आगे बढ़ी है, कैसे भारतीय सेना पहले से तैयार थी, मुस्तैद थी, डटी हुई थी और पहले से इस बात का आभास था कि चीनी सेना कुछ गुस्ताखी कर सकती है, उनको पहले ही पीछे धकेल दिया गया। लेकिन खतरनाक मंसूबे चीन के दिखाई देते हैं, जिस तरह की हरकतों से वो बाज नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो गुस्ताखी, ये हिमाकत चीन करेगा तो भारत का रुख भी इसको लेकर बहुत ही स्पष्ट है कि 1 इंच जमीन का टुकड़ा हो उसके साथ भी समझौता करने के लिए भारत तैयार नहीं है। लेकिन अशोक सज्जनहार जी, जिस तरह के ट्वीट्स किए जा रहे हैं चीन की ओर से, ये देखिए, ये लिखा जा रहा है कि साउथ बैंक ऑफ पेंगोंग लेक इज अंडर एक्चुअल कंट्रोल ऑफ चाइना। In 1962 the Chinese army beat the Indian army there. This time it is the Indian army that tried to break the status quo. ये चीन जो है वो तो धमकी दे रहा है उल्टा भारत को कि भारत ने LAC क्रॉस किया और उनके टेरिटरी में घुसे। ये क्या बताता है चीन के बारे में और कैसे अब आगे की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? देखिए, वो एक तो धमकी दे रहा है और दूसरा झूठ बोल रहा है। उसने झूठ बोला था, मीमांसा आपको याद होगा 15 जून को जब गलवान में यह हादसा हुआ था, जब हमारे 20 सैनिक शहीद हुए थे और चीन के भी बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। आपने देखा होगा अभी पिछले कुछ दिनों में, हालांकि उनकी पूरी तरीके से पुष्टि नहीं की जा सकती, परंतु इंडिकेशंस बहुत हैं जो उसके चीन के जो सैनिक हैं बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ पर हताहत हुए थे। तो चीन को वहाँ पर भी मुँह की खानी पड़ी थी और यहाँ भी वो अब झूठ बोलता है। और ये तो हमने देखा, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, तो उसको ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो तो बिल्कुल विश्वास के योग्य नहीं है। वो देखिए, मीमांसा एक नैरेटिव बिल्ड करने का प्रयास कर रहा है।
जो उसने कहा जो 15 जून को भी भारत ने वहां पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को क्रॉस किया, वो बिल्कुल भी तथ्य की बात नहीं है। आपको मालूम है जैसे हमारे विदेश मंत्री ने, जब उनके विदेश मंत्री से बात हुई 16 जून को, उन्होंने कहा ये प्री मेडिटेटेड अटैक था, प्री मेडिटेटेड एक्शन था चीन की तरफ से। और अभी भी हमने हमारा यहाँ पर डोमिनेंस बना हुआ है। ये नहीं है जो साउथ बैंक पर तट पर हमारे चीन के वो उसमें कब्जे में था, बिल्कुल नहीं। हमारा डोमिनेंस है वहां पर, और चीन ने वहां पर आकर, चीन के सैनिकों ने आकर, नंबर्स की बात हो रही है 200 हो 500 हो, परंतु वहां पर वो आकर अपना इंडियन फोर्सेस को वहां से डिसलॉज करना चाहते थे, अपना कंट्रोल वहां बनाना चाहते थे, और उसमें भी उनको मुंह की खानी पड़ी है। तो देखिए पिछले 2-3 बारी जो भी हमारी उनके साथ मुठभेड़ हुई है, मैं तो जी अशोक सज्जनहार जी, जिस नैरेटिव की आप बात कर रहे हैं कि ये जो नैरेटिव है ये किस तरह से स्पिन करने की कोशिश की जाती है कि ये तो एलएसी को जो क्रॉस करने की कोशिश भारत की ओर से की जा रही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। क्योंकि अगर हम नजर डालें जिस तरह के जो ग्लोबल टाइम्स की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें यही बात कही जा रही है, यहाँ पर दोषी ठहराया जा रहा है भारतीय पक्ष को। और ये देखिए ये विदेशी मीडिया इस पर क्या कह रहा है, CNN की ओर से क्या कहा जा रहा है, भारत ने चीन पर सीमा पर उकसाने वाली सैन्य गतिविधियों का आरोप लगाया। तो ये जो है ये किस तरह से स्पिन दे दिया जाता है, ट्विस्ट दे दिया जाता है ये पूरी खबर को। न्यूयॉर्क टाइम्स, सीमा पर फिर भारत चीन का आमना सामना, सेनाएं बुलाई गई। तो कितनी ज्यादा कवरेज दी जा रही है इसको इंटरनेशनल मीडिया में। द टेलीग्राफ UK, भारत ने विवादित लद्दाख में चीन के कैंप पर कब्जा किया, 2 महाशक्तियों के बीच फिर से हिंसा। जो ताइपे टाइम्स है उसमें यह खबर छपी है कि भारत ने चीन पर विवादित सीमा के पास उकसाने का आरोप लगाया। तो ये जो दोनों के बीच का जो टकराव है ये किस तरह से इसको इंटरप्रेट किया जाता है और विदेशी मीडिया में किस तरह से इस नैरेटिव को आगे रखने की कोशिश की जाती है, ये आप देख रहे हैं। हालांकि पहले आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ये जो तनाव है दोनों देशों के बीच तो वो इसमें मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं, उनकी ओर से ये कोशिश हो सकती है। लेकिन चीन की जो साजिश है उस पर भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। मेजर जनरल AK सिवाच, और जो बात अगर सीडीएस बिपिन रावत ये कहते हैं कि बातचीत से नहीं बनेगी बात, तो फिर मिलिट्री ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप क्या उनको एक्सप्लोर करने का वक्त आ गया है? बिल्कुल हिमांशा, देखो उन्होंने जो बातचीत की है CDS ने, उन्होंने बड़े ढंग से बताया है कि हम युद्ध नहीं चाहते और हम इस को डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली और मिलिट्री टॉक के द्वारा एक प्रकार से रिजॉल्व करना चाहते हैं। मगर अगर चीन स्टेटस को एंटी नहीं करेगा जो अप्रैल 2020 में था, तो भारत किसी सिचुएशन के में जाने के लिए तैयार है और मिलिट्री ऑप्शन भी एक ऑप्शन है। और एक बहुत साफ सुथरा वार्निंग दी थी चीन को कि हम कुछ हद तक जाने के लिए तैयार हैं अगर आप पीछे नहीं जाएंगे, जो यथास्थिति अप्रैल 2020 थी। शायद उसी की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं कि जो चीन क्या कर रहा है, हमको बातों में उलझा रहा है और ज्यादा से ज्यादा जमीन को कैप्चर करने की कोशिश करेगा, जिससे वो फेट कंपनी कर दे बाद में जब बातचीत होती है। इसको मद्देनजर रखते हुए भारत अब प्रोएक्टिव होगा। भारत भी जो हाइट्स हैं जिससे हमें फायदा हो सकता है उसको आने वाले टाइम में ऑक्यूपाई करेगा। और मुझे लगता है ये ईस्टर्न लद्दाख में नहीं, ये पूरा का पूरा अरुणाचल से लेके लद्दाख तक जो सिक्किम और आपका उत्तराखंड का भी बॉर्डर है, वहां पर भी क्विड प्रो को, जहां पर भी भारत कोई पोस्ट ऑक्यूपाई कर सकता है, हाइड्स कर सकता है, उसको ट्राई करेगा। कहने का मतलब है यह है कि चीन की जो हमें अभी सिचुएशन समझ आ गई है कि ये एक गेम खेल रहा है, आपको बातों में उलझा रहा है और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए ये हाइट पकड़ेगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। मैं एक ही चीज बताऊंगा इमरान शाह, मुझे लगता है अभी भी इसका मेन एम देपसांग है। देपसांग से वो नहीं पीछे हटेगा क्योंकि देपसांग में जो जानता है चीन कि अगर हम देपसांग में बैठते हैं अप्रैल 2020 में तो हम एक प्रकार से इंटरफेयर कर सकते हैं उसके नेशनल हाईवे G219 जो लासा से लेके सिंगजांग में जाता है, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसलिए कहीं ना कहीं ये ऐसा कर रहा है कि वहां से हमारा जो ध्यान वहां से हटा के और ये कहीं पेंगेंगसो की तरफ ला रहा है और वहां पर वो अपना जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ देगा।
मगर भारत इसके लिए बिल्कुल मेजर जनरल जो मई में पहले हुआ था भारतीय सेना के साथ, जिस तरह से डेप्सांग, गोगरा में और यहाँ पर उत्तरी तट पर कब्जा जमा लिया था चीन ने, अब एक सबक ले लिया है भारतीय सेना ने, और वही हमें दिखाई दिया कि वो जो मुस्तैदी से जिस तरह से भारतीय सेना ने वहां पर प्रोएक्टिव अप्रोच अपनाई है और दक्षिणी तट पर ये जो घुसपैठ की कोशिश थी उसको नाकाम कर दिया है, ये बहुत बड़ा सबक और दिखाई दे रहा है कि भारतीय सेना अब पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है, प्रोएक्टिव नजर आ रही है, और चीनी सेना की ओर से कोई भी हिमाकत होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस बीच हमें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल निधन हुआ था और इस वक्त उनका पार्थिव शरीर आरआर अस्पताल से अब उनके घर ले जाया जा रहा है और उसी की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं। अंतिम संस्कार आज किया जाना है और देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। आज दोपहर दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये तस्वीर भी आपको दिखानी जरूरी थी और आज ही जो अब अंतिम संस्कार किया जाएगा और वहां से हम आपको ये दिखाते रहेंगे अपडेट्स। लेकिन साथ ही साथ जो हम चीन की साजिश की बात कर रहे हैं, मेजर जनरल एसपी सिन्हा, अब आगे की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? जब चीन ये कह रहा है कि काउंटर मेजर्स उसकी ओर से सोचे जा रहे हैं, वो क्या करने वाला है? दिखाई दे रहा है कि उसका बहुत ही अग्रेसिव स्टैंड है। अब काउंटर कैसे किया जाए? अब अप्रोच भारतीय सेना की होनी क्या चाहिए? पहली 2 बिंदु हैं, चाइना का बिंदु और हिंदुस्तान का बिंदु। देखिए, चाइना का बिंदु मैं ये बहुत साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि चाइना को हिम्मत नहीं है कि हिंदुस्तान के साथ युद्ध करे। 1962 के बाद एक लड़ाई बता दीजिए जो चीन जीता हो। 1967 में नथुला में क्या हुआ, 1987 में क्या हुआ, वियतनाम ऐसे छोटे देश से चीन नहीं जीत पाया। पीएलए तो पपेट आर्मी है, खाली खिलौना वाला आर्मी है, वो लड़ नहीं सकता, वो खाली पपेट आर्मी है। 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण जो जवान पीएलए का भय से ग्रसित होकर युद्ध क्षेत्र में आता है, क्या वो लड़ सकता है? एकदम नहीं लड़ सकता। पहली बात तो ये है। अब हिंदुस्तान के एंगल पे आते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के एंगल पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है चीन पे दबाव करने के लिए। पहले तो हमको अपना जो सर्वेलेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से फुल प्रूफ बनाने की ज़रूरत है। CIBMS के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें पीएलए जवान की जो भी हरकत होता है हमको मिनटों में पता चलना चाहिए कि पीएलए के ट्रुप्स मूव कर रहे हैं। जैसा इस बार हुआ, इस बार हमने उसकी शरारत पकड़ ली और हमारे जवान पहले से जाके हाइट पे बैठ गए। ये जो प्रोएक्टिव मोड है, इसका सिर्फ सफलता का कारण है कि हमारा सर्विलेंस सिस्टम फुल प्रूफ की ओर आगे अग्रसर हो रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि चीन पे एकदम विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपना जो ट्रुप्स डिप्लॉयमेंट है उसको उस डेंसिटी उसी तरह रखना चाहिए और हमको चीन को उसी के भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है। यदि चीन धोखाधड़ी करता है, हमको भी कुछ ऐसे चीन के क्षेत्र में घुसने की ज़रूरत है जहां हम प्रोएक्टिव में जाएं और फिर बार्गेन करें। चीन, देखिए चीन क्या कर रहा है इस केस में। पहले तो बोलता कि फिंगर 4 से 8 है LAC उनका, अब बोलता है कि अब सदर्न टिप पे आ गया। सदर्न टिप पे क्यों आया? कि बार्गेन करो हिंदुस्तान से। जब नेगोशिएटिंग टेबल पे बैठोगे तो कहो। ये तो समझ में आ रहा है मेजर जनरल एसपी सिन्हा कि चीन सुधरने वाला नहीं है। वो बोलता कुछ है, करता कुछ है, कथनी और करनी में बहुत ज्यादा अंतर है। लेकिन उसे ये समझ लेना चाहिए कि हमारी ये 2 टूक जो हम संदेश दे रहे हैं उस पर हम लगातार कायम हैं। वो आगे बढ़ेगा तो फिर प्रहार होगा। ये चर्चा हमारी आगे भी जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। तो पेंगोंग की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं, किस तरह से पेंगोंग सो का ये जो पूरा इलाका जहां पर जो उत्तरी तट है वहां पर तो चीनी सेना पहले से बैठी हुई है, लेकिन अब उसकी नजरें हैं दक्षिणी तट पर। तो दक्षिणी तट पर उसने कल घुसपैठ की कोशिश की और ये 500 से सैनिक लगभग बताए जा रहे हैं जिन्होंने घुसने की कोशिश की। लेकिन भारतीय सैनिक पहले से मुस्तैद थे, डटे हुए थे, बिल्कुल एक्टिव मोड में थे और उन्होंने चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया। तो पेंगोंग में क्या क्या हुआ याद कीजिए। 15 जून को
को जो खूनी झड़प हुई थी गलवान में, उसमें 20 भारतीय सैनिकों को हमने खोया था और उसके बाद से एक बड़ा सबक ये भारतीय सेना ने सीखा कि चीनी सेना पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जो वो बोलता है और जो करता है उसमें बहुत अंतर होता है और ये हिमाकत चीन फिर से कर सकता है। इस बात को भांपते हुए जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस है वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में थी। ये जो मूवमेंट है उसको देख लिया गया कि चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं और वो भी पूरी तैयारी के साथ, रस्सियों के साथ वो पहुंचे हुए थे और ये स्ट्रेटेजिक हाइट्स पर वो डेरा जमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस कोशिश को नाकाम कर दिया गया। चीनी सैनिकों को पीछे धकेल दिया गया। तो क्या हुआ था 29 अगस्त को, लेकिन साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि गलवान में जो बलवान का गर्व था वो हमने देखा था, शहादत भी देखी थी और पैंगोंग में जो पराक्रम की कहानी है, देखिए वो अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चीन के सामान का बहिष्कार, इसको लेकर जी न्यूज ने भी मुहिम चलाई और किस तरह से पूरे देश का साथ, पूरी दुनिया का समर्थन मिला कि चीन को अगर रोकना है तो उस पर आर्थिक चोट करनी होगी। और ये जो भावना है, ये जो सेंटिमेंट है, ये पूरे देश में दिखाई दिया। चीन के सामान का बहिष्कार, उसकी विस्तारवादी नीति पर किस तरह से रोक लगाई जाए और साथ ही साथ सैन्य स्तर पर हमने वो कोशिशें देखी कि जो भारतीय सेना है वो पूरी तरह से मुस्तैद है, अलर्ट मोड में है कि चीन की ओर से अगर कोई हिमाकत की जाती है तो उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। देश की संप्रभुता पर कोई भी खतरा अगर आता है तो ऐसे हालात में भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। तो पैंगोंग में पराक्रम की ये पूरी कहानी आपके सामने और ये देखिए इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। 15 जून को गलवान में जो खूनी झड़प हुई थी और जिसमें ये कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये जानकारी दी भी गई थी कि मारते मारते हमारे सैनिक मरे हैं, लड़ते लड़ते मरे हैं। और देखिए जो चीन ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि चीनी सैनिक भी उसमें मारे गए, ये खबरें ये खुद ही गवाही दे रही हैं क्या हुआ था गलवान में। ये जो खबरें हैं इस बात की गवाह हैं कि चीनी सैनिक मारे गए थे उस खूनी झड़प में और अगर एक भी हिमाकत चीनी सेना की ओर से आगे भी की जाती है तो फिर यही हश्र होगा चीनी सेना का। ये भी उन्हें याद रखना चाहिए। और इस वक्त सबसे पहले तो मैं रुक करूंगी, मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कृष्ण मोहन मिश्रा। कृष्ण मोहन मिश्रा, क्या डिटेल्स अभी तक, क्योंकि ये तो बताया जा रहा है कि रस्सियों के साथ और कुछ साजो सामान के साथ ये चीनी सेना पहुंची थी वहां पर आगे बढ़ने के लिए, दक्षिणी तट पर कब्जा जमाने के लिए, लेकिन ये सैनिकों की संख्या कितनी थी? क्या कोई फिजिकल क्लैश वहां पर हुआ? जो हमने खूनी झड़प 15 जून को देखी थी उससे ये वाली झड़प किस तरह से अलग थी? क्या डिटेल्स अभी तक और मिल पाए? सबसे पहले तो मीमांसा, किसी किस्म की झड़प की या किसी सैनिक के मारे जाने की दोनों ओर से ही कोई खबर अभी तक नहीं आई है। सबसे पहले तो ये चीज महत्वपूर्ण है। यानी इससे ये अभी तक जो चीजें निकल कर आई हैं उससे ये लगता है कि क्लैश नहीं हुआ, झड़प नहीं हुई, आउट मनूवरिंग कहते हैं फौजी जबान में। यानी आप ऐसा पैंतरेबाजी करें कि आप दुश्मन की चाल को नाकाम करें। इसमें मूवमेंट्स होते हैं। चीनी सैनिक हाइट्स पकड़ना चाहते थे जो कि ठाकुंग, जो कि बिल्कुल किनारे पे है, उससे दक्षिण की तरफ जब चले तो बहुत सारे रिज लाइन आती है, त्रिशूल है, हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, फ्लैट टॉप है, उनके आकार के आधार पर उनके नाम रखे गए हैं और एलएसी इन्हीं पहाड़ों के बीच से गुजरती है। जो एलएसी गलवान होते हुए नॉर्थ की तरफ से आ रही है वो साउथ की तरफ इधर से चली जाती है। एलएसी के सहारे वो आगे आना चाहता था। ये वो जगह है जहां 1962 में भी बहुत घमासान लड़ाई हुई थी। नवंबर 1962 में यहीं पर, इससे ज्यादा दूर नहीं है वो जगह, रेजांगला, जो कि एक बहुत ही मशहूर लड़ाई कहलाती है भारतीय सेना की, जिसमें 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की एक कंपनी ने, यानी लगभग 124 जवानों ने हजारों की तादाद में चीनी सैनिकों को रोका था और एक सैनिक ने वहीं पर वीरगति पाई थी। बहरहाल ये सारी जगहें ऐसी हैं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर मूवमेंट किया जा सकता है, टैंकों का, बख्तरबंद गाड़ियों का और सैनिकों का भी। चीनी सैनिक हाइट्स पर अगर आकर बैठ जाते तो उसके बाद उनकी जो पीछे वाली सेनाएं हैं, जो फॉर्मेशंस हैं, उनके लिए आगे आ जाना बहुत आसान होता है। ठाकुर, मैं उस इलाके में काफी गया हूँ। चुशूल से लगभग आधे घंटे का रास्ता है ठाकुर से, लेकिन वो जगह पूरी फ्लैट है, इसलिए अगर आप चुशूल से भी खड़े हों तो आपको स्पांगुर गैप और ये सारी चीजें नजर आती हैं। अगर आप पैंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर खड़े हों तो आपको ठाकुर
के ऊपर जो ऑब्जर्वेशन पोस्ट है वो आसानी से नजर आती है, भारतीय सेना की काफी हाइट पर है। और उसी ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए दूसरे भी तरीके रहे होंगे, भारतीय सेना को चीनियों के इस मूवमेंट की खबर लगी होगी और प्रीएम्प्टिव प्रोएक्टिव कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना ने आगे बढ़कर उन सारी हाइट्स पर कब्जा किया जहां से चीनी सैनिकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकती होगी। और उसके बाद चीनी सैनिकों के लिए, चीनी सेना के लिए वहां से आगे बढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर पहाड़ों की लड़ाई में हाइट पर कोई भी सेना जमी हुई हो तो वो पूरे इलाके को कंट्रोल करती है। वहां पर आप अपनी फायरिंग पोजीशंस लगा सकते हैं, पीछे जो आपकी आर्टिलरी है उससे उसको आप बहुत अच्छे ढंग से डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर फायर किया जाए। और उसके अलावा इस इलाके में 2016 में भारतीय सेना ने टैंकों की एक ब्रिगेड तैनात की थी और आज की तारीख में तो वहां पर उस ब्रिगेड के अलावा और दूसरे टैंक, ये तैयारियां तो भारतीय पक्ष की ओर से भी हो रही हैं, लेकिन तैयारियां सर्दियों के लिए पहले से करनी शुरू कर दी थी चीनी सेना ने। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, ये दिखाई दे रहा था 29 जुलाई की जो सैटेलाइट इमेजेस थी उसमें ये टेंट्स जो थे, हट्स जो उनकी ओर से इरेक्ट की जा रही थी, वो समझ में आ रहा था कि उनकी ओर से ये मूवमेंट होने वाली है। अब सर्दियों में उनको शायद ये लग रहा होगा कि जो भारतीय सेना है वो थोड़ी सी ढीली पड़ जाएगी। अब सर्दियों में ये लड़ाई लड़ना कितना मुश्किल होता है मेजर जनरल एसपी सिन्हा, कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? देखिए सर्दियों में ये बहुत बड़ी चुनौती इसलिए होती है कि उसके कई फैक्टर्स हैं। पहला कि जो -30 -40 में ऑपरेट करना आसान बात नहीं है। दूसरा लॉजिस्टिक सप्लाई। तीसरा राशन, जो कोई बीमार पड़ता है उसका इवैक्यूएशन। ये सब जो प्रॉब्लम्स बहुत एक्यूट होते हैं और जो ट्रुप्स सियाचिन में नौकरी नहीं कर चुके हैं और हाई एल्टीट्यूड का अनुभव नहीं होता है, उनको सीधे विंटर में उस इलाके में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो फिट नहीं रहते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि विंटर में हम लोग भी विड्रॉ कर जाते थे, पाकिस्तान भी अपने इलाके से कभी कभी विड्रॉ करता था और चीन भी विड्रॉ करता था। और फिर जब टेम्परेचर थोड़ा सा ऊपर जाता था, गर्मी होती थी, तो हम लोग वापस अपने अपने पोस्ट पे आ जाते थे। बट इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि चीन पे विश्वास करना बहुत आत्मघातक होगा। पाकिस्तान ने हमारे सियाचिन के परिप्रेक्ष्य में ये सबक सिखाया है। तो होगा क्या, अभी इंडियन आर्मी ने क्या किया है कि करीब 35,000 ऐसे जो ट्रुप्स हैं जो सियाचिन में नौकरी कर चुके हैं या हाई एल्टीट्यूड में नौकरी कर चुके हैं, उनको इस एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। एसपी सिन्हा, मैं आपको रोक रही हूं क्योंकि इस वक्त बड़ी खबर हमें ये मिल रही है कि भारत चीन के बीच आज फिर से होगी कमांडर स्तर की बातचीत। आज सुबह 10 बजे चुशूल में ये कमांडर स्तर की बैठक होने वाली है। पेंगोंग विवाद को लेकर भारत चीन में ये बातचीत होगी। पेंगोंग में चीन के मुकाबले भारतीय सेना बेहतर स्थिति में है। चीन ने कुछ क्षेत्रों से भारतीय सेना हटाने की मांग की। बैठक में ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप पर पीएलए की तैनाती पर यह बातचीत हो रही है। तो ये कमांडर स्तर की बातचीत आज भी होनी है। कल भी हमने आपको बताया था ये ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत कल भी हुई थी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला था। कृष्ण मोहन मिश्रा, इस बैठक को लेकर और क्या डिटेल्स? देखिए, कल भी ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत होती रही। तांगसे में ब्रिगेड हेडक्वार्टर है 114 जो कि इस इलाके के लिए जिम्मेदार है, उसके ब्रिगेडियर वहां पर गए हैं और चीन का जो समकक्ष अधिकारी है वो भी वहां पर आएगा। चुशूल में कल भी बातचीत होती रही, आज भी बातचीत होती रहेगी। इतने निचले स्तर की बातचीत सिर्फ इसलिए की जाती है कि जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, जो टेक्निकली एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो इस मामले को और ज्यादा भड़कने से रोका जा सके। लेकिन इससे ऊपर की बातचीत का रास्ता इससे खुलता है, यानी बहुत जल्द हम मेजर जनरल लेवल की बातचीत एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहां पर 3 डिवीजन है जो कि उस इलाके के लिए जिम्मेदार है, तो 3 डिवीजन के डिवीजनल कमांडर बातचीत कर सकते हैं, या 14 कोर जो कि लेह की कोर है उसके अधिकारी तक भी ये बातचीत चल सकती है। क्योंकि अब ये मामला थोड़ा सा ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंचने वाला है। सर्दियां सामने हैं, सर्दियों में उस इलाके में रह पाना दोनों ही सेनाओं के लिए बहुत ज्यादा खर्चीला और मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही तरफ से 45 हजार सैनिक वहां पर तैनात हैं। इसके अलावा इक्विपमेंट्स बड़ी मात्रा में वहां पहुंचाया गया है, जैसे टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और दूसरी चीजें। उन सारे इक्विपमेंट्स को उस इलाके में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। मीमांसा, अक्टूबर से वहां टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। सब जीरो टेम्परेचर अभी हो चुका होगा और अब धीरे धीरे वहां पर टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर तक वहां पर टेम्परेचर -20 से नीचे चला जाएगा। उसके बाद इसी हिसाब से आप अंदाजा लगाइए कि नवंबर में और दिसंबर में वहां तापमान क्या होगा।
उस स्थिति में लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना, सप्लाई लाइन मेंटेन करना, मेडिकल सुविधाएं देना, सैनिकों के लिए खास टेंट रखना, टेंट को गर्म करने के लिए केरोसिन चाहिए होगा, स्पेशल डाइट्स चाहिए होंगी, कपड़े चाहिए होंगे, इन सारी चीजों को लिए बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। इसलिए दोनों ही पक्ष ये चाहेंगे कि इस मामले को सर्दियों तक सुलझा लिया जाए, लेकिन चीन की जो अभी मंशा नजर आ रही है वो इस इलाके को बहुत जल्दी छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि वो दूसरे मोर्चे खोलने की तैयारी में है। वो मोर्चा ईस्टर्न लद्दाख में दमचौक हो सकता है, वो मोर्चा सेंट्रल सेक्टर में बाराहोती हो सकता है, लिपुलेख के पास हो सकता है, वो ईस्ट में सिक्किम में हो सकता है, वो अरुणाचल प्रदेश में हो सकता है। लेकिन चीन की तरफ से नए मोर्चे खोलने की आशंका बहुत ज्यादा है। आने वाले कुछ दिन कृष्णमोहन मिश्रा, मेजर जनरल ए.के. सिवाच, मैं उनसे इस पर रिएक्शन लेना चाह रही थी। मेजर जनरल ए.के. सिवाच, जो बात यहाँ पर कृष्णमोहन मिश्रा कह रहे हैं कि ये तो नए नए मोर्चे खोल रहा है चीन, और वहीं वो भारतीय पक्ष से कहता है कि फिंगर फोर से आप पीछे हट जाइए, ये चालबाजी भी उसकी ओर से की जाती है। अब भी ये जो जानकारी मिल रही है कि चीन ने कुछ क्षेत्रों से भारतीय सेना हटाने की मांग की है, वो चाहता है कि भारतीय सेना तो पीछे हट जाए, लेकिन वो नए नए मोर्चे खोल रहा है। बिल्कुल ठीक बोले मानसा, यही जो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पहला एक्शन है जो भारत ने प्रोएक्टिव किया है। जिस प्रकार से हमने जाके हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप को इससे पहले कि चीन आके ऑक्यूपाई करे हमने कर लिया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स से। जो बातचीत हो रही है कि भारत बिल्कुल चौकन्ना है, भारत को इसकी नीति पता लगी, चीन की कहनी और करनी में फर्क है। और क्या बात करो, इस विंटर्स में तो सवाल ही पैदा नहीं होता भारत का वापस आने का। देखो भारत जो है एक बैटल हार्डन्ड आर्मी है और भारत की ज्यादा एक्सपीरियंस है ऐसी हाई एल्टीट्यूड में रहने का। तो मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल 2010, 11 और 12 में, तो मुझे वाकिफ है कि चाइना जो है 50 से 60 किलोमीटर पीछे रहता है अपने गैरिजनों में। उसको इतनी ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इन हाइटों में, इन ठंडे इलाके में रहने की नवंबर और दिसंबर में। मगर भारत के अंदर यह काबिलियत है और भारत ने एक सबक सीख लिया है, चीन पे विश्वास करना बहुत बड़ा धोखा है। और भारत जो है पूरा तैयार है। जो 35,000 ट्रुप्स भारत के आए हैं, जिसको बोलते हैं विंटर स्टॉकिंग और जो आपके क्लोथिंग है, स्पेशल क्लोथिंग, वो सब की सब हो चुकी है। भारत पहले ही से ही तैयार है और मुझे पूरा विश्वास है ये जो क्विड प्रो वाला जो अप्रोच हमने अभी किया है, हेलमेट टॉप और जो ब्लैक टॉप, ऐसी हरकत हम भी करेंगे। क्योंकि चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दो। चीन आज बुखला इसलिए है क्योंकि अभी पलड़ा भारत का भारी होता जा रहा है और धीरे धीरे ये कार्रवाई हमने लद्दाख में नहीं, हमने कहीं ना कहीं सेंट्रल सेक्टर में और कहीं ना कहीं ईस्टर्न सेक्टर में भी करनी है। और ये एक चीज ध्यान रखना है कि जो देपसेंग वाला इलाका उसको नहीं भूलना है। चीन के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा और भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, उसको बोलते हैं लुक ईस्ट एंड ईस्ट के साथ आप अक्साई चीन जा सकते हो। वो कहीं ना कहीं उससे आपका ध्यान हटाना चाहता है, मगर भारत का ध्यान देपसेंग में रहना चाहिए क्योंकि देपसेंग में चीन एक प्रकार के स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहा है। अपने जो हाईवे है G219 जो लासा से ले सिंगजांग जाता है, भारत को ये सब समझ आ गया है और एक और चीन करने की कोशिश कर रहा है। वो कहता है कि आप अपने इकोनॉमिक टाइज इंप्रूव करो, ये चीज होती रहेगी। भारत ने बोला जब तक आपका ये डिस्प्यूट दूर नहीं होता भारत कोई रिलेशन नहीं करेगा, चाहे वो इकोनॉमिक हो या वो मिलिट्री लेवल पे हो। इसीलिए ये जो बैन किए हैं हमने ऐप, उसके ऊपर भारत खड़ा हुआ है। इसी प्रकार से जो इनकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है भारत के अंदर चीन की, वो भी अभी बिल्कुल कम कर दी गई है। जो बात आप कह रहे हैं, देखिए वो आर्थिक चोट तो पहुंचाई जा रही है। अशोक सज्जनहार जी, लगातार हम देख रहे हैं कि वो कदम उठाए जा रहे हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनका बहिष्कार भी हम देख रहे हैं। इसको लेकर तो जी न्यूज ने भी पूरी मुहिम चलाई और पूरे देश का साथ मिल भी रहा है। साथ ही साथ जो चाइनीज एप्स हैं उन पर बैन लगा दिया गया। ये आर्थिक चोट तो पहुंचाई जा रही है उसको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन जब हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक स्तर पर जो बातचीत हो रही है वो तो आगे बढ़ ही नहीं पा रही। अब जो ब्रिगेडियर कमांडर स्तर की बातचीत जो कल हुई उसका कोई नतीजा नहीं निकला। आज भी कहा जा रहा है आज भी बातचीत होगी। ये बातचीत कब तक होती रहेगी? देखिए बातचीत का तो कोई विकल्प नहीं है, बातचीत तो चलती रहनी चाहिए। देखिए दोनों बहुत बड़े देश हैं, बहुत शक्तिशाली देश हैं। हमारा 3488 किलोमीटर मीमांसा बॉर्डर है, उनके साथ हमारी सीमा है, तो इसीलिए कुछ ना कुछ मसले आते रहते हैं। बातचीत तो होती रहनी चाहिए, परंतु जब बातचीत चल रही है तो उसके साथ साथ जैसे हमने अभी किया है, हमने अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा करना है और बेहतर करना है। देखिए जैसे अभी बताया गया है, हमारी विंटर स्टॉकिंग है, चाहे उनके वो यूनिफॉर्म हो, चाहे उनके राशंस हो, चाहे उनका
रहने का सामान हो, सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। देखिए, भारत वहां से निकलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने देख लिया है जो चीन कैसा दगाबाज है, और वो जहां भी थोड़ी सी जगह देखता है वहां पर वो आकर बैठ जाता है। और मैं समझता हूं जो ये केवल लद्दाख के सेक्टर में नहीं होगा, ये मिडिल सेक्टर में भी, सिक्किम में भी और अरुणाचल में भी हम आप पूरी तरीके से मुस्तैदी से वहां पर डटे रहेंगे। उसके साथ साथ मीमांसा, जैसे आपने कहा, और मैं जी न्यूज़ को इसके बारे में बहुत कॉम्प्लीमेंट करना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। बहुत ही अच्छी आपने मुहिम चलाई पूरे देश में चाइनीज गुड्स को बायकॉट करने के लिए, और मेरे विचार से इससे बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हुई है लोगों में जो कैसे हम ये कर सकते हैं। और देखिए, इस बारी जो है, जो मैं समझता हूँ जो अंतर है, क्योंकि पहले भी ऐसी मुहिम जब 2013 में चीन अंदर घुसा था, 2014 में, 2017 में ऐसी हल्की हल्की मुहिम चली थी, परंतु इस समय क्या अंतर है, जो न केवल आम जनता, सिटीजन्स, आम लोग, परंतु गवर्नमेंट और बिजनेस, सभी तीनों मिलकर इसके पीछे हैं। और इसीलिए हम देख रहे हैं गवर्नमेंट ने जो आपने अभी बताया, चाहे वो एप्स हो, चाहे वो FDI हो, चाहे वो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट हो, चाहे वो सप्लाईज हो, वर्क्स हो, कॉन्ट्रैक्ट्स हो, वो सब के, परंतु इसके आगे हमें और चलना है। देखिए, हमारा $60 बिलियन का मीमांसा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। हर साल हम उनसे $75 बिलियन इंपोर्ट करते हैं, $15 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं। तो मतलब $60 बिलियन हमारे यहाँ से चीन के पास जाता है। अब उस सामान को, और इसके बारे में बहुत अच्छी अब जानकारी ले ली गई है, जो हम क्या सामान अपने यहाँ बना सकते हैं, क्या सामान हम चीन के अलावा और देशों से, चाहे वो थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, वियतनाम, वहां से मंगा सकते हैं। तो ये सब मुहिम चल रही है। और सबसे आखिरी जो मैं कहूँगा इकोनॉमिक एरिया में, जिसे मैं कहता हूँ जूअल इन द क्राउन, वो है उनकी टेक्नोलॉजी को मार देना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा वो पूरी दुनिया के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास जी, जो बात आपने अशोक सज्जनहार जी कही, ये देखिए जो मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है वो भी दिखाई दे रही है, और ये आर्थिक चोट भी पहुंचाई जा रही है चीन को। जो विस्तारवादी उसकी नीति है उस पर ये लगाम कसने की लगातार कोशिश की जा रही है, और ये चीन को हमेशा याद रखना चाहिए कि उसकी ओर से कोई हिमाकत की जाएगी तो भारतीय सेना छोड़ने नहीं वाली, वो आगे बढ़ेंगे तो जरूर प्रहार होगा। ये चीन को अब समझ लेना चाहिए। जो गलवान में हुआ उसका सबक उन्होंने नहीं लिया है, आगे बढ़े तो कैसे धकेल दिए गए, और अगर आगे भी इस तरह की हिमाकत होगी तो मुंहतोड़ जवाब, करारा जवाब दिया जाएगा। अशोक सज्जनहार जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवार थे, मेजर जनरल SP सिन्हा, आपका भी शुक्रिया, और कृष्ण मोहन मिश्रा हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे, आपका भी शुक्रिया। और इससे पहले कि हम ब्रेक पर जाएं, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार होगा। प्रणब मुखर्जी का पार्थिव शरीर आज दिल्ली में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे के बीच उनके अंतिम दर्शन होंगे। 7 दिनों का राजकीय शोक घोषित किया गया है। प्रणब मुखर्जी के निधन पर बांग्लादेश ने भी 1 दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 84 साल की उम्र में कल निधन हो गया था। दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 21 दिन से वो भर्ती थे। ब्रेन सर्जरी के बाद से वो कोमा में थे, और सर्जरी के बाद से ही वो वेंटिलेटर पर थे, और कल ही उन्होंने आखिरी सांस ली। भारतवर्ष के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी, इनका अपने पार्थिव पर को छोड़कर जाना, उनके संपर्क में आए हम सभी संघ के स्वयंसेवकों के लिए एक बहुत बड़ी कमी का सामना करने की घड़ी है। और जी न्यूज़ परिवार की ओर से भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटते हैं जल्द। Presenting Z News app, available on Google Play and App Store. Download it now.